हेलो बच्चों, मैं आज आपके लिए कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की एक पुस्तक है लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 को प्रारंभ करने जा रहा हूं। इस पुस्तक में 7 चैप्टर हैं और उन चैप्टर्स को सिलसिलेवार तरीके से समझाते हुए मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये पुस्तक अगर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बोर्ड का सिलेबस देखें तो उसमें 20% की हिस्सेदारी रखता है, यानी टोटल ये किताब है वो 20 नंबर की है। मैं आपको किताब बता देता हूँ, शायद कई बच्चों को पता नहीं चले कि कौन सी किताब है। ये किताब है लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2। ठीक है, इसका पहला भाग है, क्लास 9th में आपने कक्षा 9 में पढ़ी थी, और ये कक्षा 10 के लिए भाग 2 पीले रंग की किताब है और ऊपर भारतीय जो पुरानी संसद है उसका फोटो दे रखा है। तो ये आप अपन शुरू करते हैं। इसका जो पहला अध्याय है, पहला अध्याय का नाम है सत्ता की साझेदारी, यानी सरकार में लोकतांत्रिक प्रणाली में ये होता है कि देश में जितनी भी जनसंख्या है, जितने वर्ग हैं, उन सभी वर्गों को सत्ता में, सरकार में भागीदारी होनी चाहिए। अगर हम सभी वर्गों को सरकार में भागीदारी नहीं करेंगे तो देश में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी, राजनीतिक अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी, राजनीतिक अस्थिरता होगी, और राजनीतिक अस्थिरता होगी तो देश का आर्थिक विकास नहीं होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक में 2 देशों की कहानियां बताई गई है। एक देश है बेल्जियम और एक देश है श्रीलंका। दोनों की समस्याएं लगभग एक जैसी थी, लेकिन दोनों ने अपनी समस्या को हल करने का तरीका है वो बिल्कुल अलग अपनाया। तो इसको देखते हैं कि क्या है। देखो, बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी है। इसमें क्या है, देखो, बेल्जियम अगर आपको पता होगा तो बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जो यूरोप के पश्चिम में स्थित है, जो जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग से घिरा हुआ है। एक साइड में जर्मनी है, फ्रांस है, लग्जमबर्ग है, और उत्तर की साइड में नीदरलैंड, जिसको हॉलैंड भी कहते हैं, उससे घिरा हुआ है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। ये एक छोटा सा देश है जिसकी राजधानी 1 करोड़ के आसपास है। यानी हमारे देश का एक राज्य है हरियाणा, यानी हरियाणा की आबादी से भी करीब आधी आबादी है। यानी मात्र जो बेल्जियम की जो आबादी है वो लगभग 1 करोड़ के आसपास है। कितनी है? 1 करोड़ से थोड़ी सी अधिक होगी, जबकि हरियाणा की आबादी कितनी है? 2 करोड़, यानी हरियाणा की आबादी से भी आधी है। इस छोटे से देश की समाज की जातीय बनावट बहुत ही जटिल थी। यानी इस देश में बेल्जियम में जो जातीय बनावट है, जातीय बनावट का मतलब है यहाँ पर बहुत ही अलग अलग जातीय, अलग अलग भाषा समूह के लोग रहते थे। कुछ जर्मन भाषी हैं, कुछ डच भाषी हैं, कुछ फ्रेंच हैं, कुछ जर्मन मिल जाएंगे, कुछ डच मिल जाएंगे, कुछ फ्रेंच मिल जाएंगे। तो जर्मन भाषी लोग हैं, उनका प्रतिनिधित्व सरकार में हो, डच लोगों का भी हो और फ्रेंच का भी हो। डच, फ्रेंच और जर्मनी, इन तीनों की भागीदारी समान रूप से हो ताकि देश में शांति बनी रहे और देश विकास कर सके। इसी को ध्यान में रखते हुए वहां की सरकार ने सत्ता में इन तीनों वर्गों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए एक मॉडल अपनाया, लोकतांत्रिक मॉडल अपनाया, लोकतांत्रिक तरीका अपनाया। तो तरीका क्या अपनाया, देखो। अब पहले इसमें देखते हैं कि किस किस की आबादी कितनी है। यानी देश की टोटल जो आबादी है बेल्जियम की, मान लो 1 करोड़ थी या 1 करोड़ 5 लाख थी, जो भी थी, तो उसमें से लगभग 59%, यानी 59% तो फ्लेमिश, 59% आबादी, 59% हिस्सा है फ्लेमिश इलाके में रहता था, और वो डच बोलता है। क्या, कौन सी भाषा बोलता है? वो डच भाषा बोलता है। यानी फ्लेमिश कौन सा है? ये वाला हिस्सा है, ये फ्लेमिश है, जहां पर क्या बोलते हैं? डच भाषा बोलते हैं। ये बेल्जियम के उत्तर वाला हिस्सा होगा, बेल्जियम के उत्तर वाला, यानी नीदरलैंड वाला हिस्सा है। नीदरलैंड को हॉलैंड भी बोलते हैं, और यहां पर क्या बोलते हैं? डच भाषा बोलते हैं। और ये जो दूसरा जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये वाला हिस्सा है, यानी ये कितने परसेंट है? 59% लोग हैं जो फ्लेमिश में रहते हैं।
और ये दूसरा वाला हिस्सा दिख रहा है, ये वाला जो लाल हिस्सा दिख रहा है, ये फ्रेंच भाषी लोग रहते हैं यहाँ पर। कौन कौन लोग रहते हैं? फ्रांसीसी रहते हैं, यानी फ्रांसीसी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं जो कभी फ्रांस से यहाँ आए थे, या जैसे भी हो उनका जो भी जनसंख्या का जो भी मानव का प्रवजन हुआ, वो आना जाना हुआ, उसके आधार पर यहाँ पर फ्रेंच भाषा है। यानी ये डच भाषी है, ये फ्रेंच भाषी है, ठीक है। और ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, ये जो मैंने गहरा लाल कर रहा हूँ, ये है वो है जर्मन भाषी है, जर्मन बॉर्डर है, यहाँ जर्मनी का बॉर्डर लगता है। एक्चुअली इधर वाला यहाँ पर जर्मनी का बॉर्डर लगता है, यहाँ फ्रांस का बॉर्डर लगता है, और यहाँ पर नीदरलैंड का बॉर्डर लगता है, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। तो इसको देखो, तो सबसे ज्यादा कौन है यहाँ पर? 59% लोग हैं, 59% लोग हैं जो डच भाषा बोलते हैं। कितने? 59% लोग हैं वो डच भाषा बोलते हैं और उत्तर में रहते हैं। शेष 40%, शेष 40% लोग हैं वो वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। कौन सा वाला? ये वाला हिस्सा है, इसको मैं अलग कलर का कर देता हूँ। जैसे ये मैंने इसको काली लाइनों से कर दिया, ये वेलोनिया क्षेत्र कहलाता है और ये फ्रेंच भाषी है, फ्रेंच भाषा के लोग रहते हैं। और ये वाला जो लाल किया है, गहरा लाल किया है, वहां पर जर्मन रहते हैं, और ये जो पीला वाला है, ऊपर वाला है, वहां डच भाषी लोग रहते हैं। और ये जो बीच में एक और स्पॉट दिख रहा है आपको, ये वाला ये ब्रुसेल्स है, इसकी राजधानी ब्रुसेल्स है, जहां पर कुछ अलग जाति समीकरण बनता है। अब ब्रुसेल्स में क्या देखो, ब्रुसेल्स में अब देखो शेष कितना हुआ, ये 59% हुआ, और ये ये 59% हुआ, ये 40% हुआ, और 1% है वो जर्मन भाषी है। यानी 59% है वो डच भाषी है, 40% है वो फ्रेंच बोलते हैं, और 1% है वो जर्मन भाषी है। ये तो बेल्जियम का, पूरा बेल्जियम का स्ट्रक्चर हुआ कि भाषा स्ट्रक्चर क्या है, उसका संरचना क्या है। अब ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% डच बोलते हैं। अब ये जो ब्रुसेल्स है, जो इसकी राजधानी है, ये वाला हिस्सा, ये वाला यहाँ पर क्या है देखो, 80% क्या बोलते हैं? फ्रेंच बोलते हैं, और जर्मन कितने बोलते हैं? 20% है वो डच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डच। और 80% क्या बोल रहे हैं? फ्रेंच बोलते हैं। तो मतलब देखो, पूरे बेल्जियम का जो जातीय स्ट्रक्चर है वो अलग टाइप का है। यानी यहाँ पर 59% डच है, यहाँ पर 40% है वो फ्रेंच है, यहाँ 1% है साइड में किनारे पे वो जर्मन है, और बेल्जियम में क्या है? 80% फ्रेंच है, 80% फ्रेंच है और 20% डच है। यानी जो ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाला जो हिस्सा है जहाँ फ्लेमिंगो क्षेत्र कहते हैं, फ्लेमिंग क्षेत्र कहते हैं, वहां डच लोगों का प्रभाव ज्यादा है। लेकिन ब्रुसेल्स जो राजधानी है, वहां पर किसका प्रभाव ज्यादा है? फ्रेंच का प्रभाव ज्यादा है, यानी फ्रेंच लोगों की संख्या ज्यादा है। तो अब इस प्रकार पूरे बेल्जियम का जो राजनीतिक स्ट्रक्चर है, यानी उनको कैसे किन किन वर्ग को कैसे कैसे सत्ता में भागीदारी देनी है ताकि व्यवस्था बनी रहे, वो बहुत ही जटिल स्ट्रक्चर है ये। अब देखो, अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से समृद्ध और ताकतवर हैं। अब देखो, हम यहाँ पर अल्पसंख्यक कौन है? फ्रेंच भाषी, फ्रेंच वाले हैं। कहां पर? बेल्जियम की बात बता रहा हूं, बेल्जियम की बात बता रहा हूं, न कि ब्रुसेल्स की। देखो बेल्जियम में फ्रेंच कितने हैं? फ्रेंच कितने हैं? 40% है, और ये कितने हैं? 59%। ऐसे ही ये कोई 40 और 59 कोई अल्पसंख्यक नहीं है, लेकिन 59 की तुलना में 40 अल्पसंख्यक हैं। लेकिन ये जो अल्पसंख्यक है, ये सारे के सारे पैसे वाले हैं, ये सारे के सारे ताकतवर हैं, पैसे वाले। फ्रेंच जो फ्रांसीसी है वो पैसे वाले और ताकतवर है। अब देखो, अब फ्रेंच भाषा बोलने वाले हैं,
वो शुरू से ही आर्थिक रूप से समृद्ध रहे हैं और वो ताकतवर रहे हैं। और जो डच लोग हैं उनकी आर्थिक समृद्धि काफी देरी से हुई। तो क्या देखो, बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराजगी थी। इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच में तनाव बढ़ने लगा। यानी फ्रेंच, देखो सीधी सी बात है, अगर फ्रेंच हैं, वो अगर ताकतवर है, आर्थिक समृद्ध हैं, तो वो अपनी काबिलियत से होंगे। लेकिन ठीक है, काबिलियत से होंगे वो, लेकिन भागीदारी सबकी, सत्ता में भागीदारी है वो बराबर होनी चाहिए। वो ठीक है, वो अर्निंग ज्यादा कर रहे हैं, ताकतवर हैं, समृद्ध हैं, शिक्षित हैं। तो अब डचों की जो आर्थिक समृद्धि है वो देरी से हुई या नहीं हुई या कम हुई। तब क्या हुआ कि डचों में असंतोष फैला। इसको लेकर के 1950 और 60 के दशक में दोनों वर्गों के बीच में तनाव बढ़ने लगा। और तनाव बढ़ने का कारण क्या था कि सत्ता में भागीदारी नहीं थी डचों की सत्ता में भागीदारी नहीं थी, क्योंकि वहां पे लोकतांत्रिक तरीका नहीं था, लोकतांत्रिक सिस्टम नहीं था जिसके तहत उनकी भागीदारी को बढ़ाया जा सके। फिर लोकतांत्रिक जो ढांचा है, संविधान में चेंजेस किए, संविधान में परिवर्तन किए कि उनकी भागीदारी को बढ़ाया जाए या लोकतांत्रिक तरीका अपनाया जाए। अब डच बोलने वाले समूहों के बीच में तनाव बढ़ने लगा और इन दोनों समुदायों में टकराव का सबसे तीखा रूप है वो ब्रुसेल्स में दिखा, उसकी राजधानी में। यह एक विशेष तरह की समस्या थी, बड़ी अजीब सी समस्या थी, और ये ब्रुसेल्स में ये तनाव ज्यादा दिखने लगा। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज्यादा थे, यानी डच वाले कितने थे, 60% थे। लेकिन धन और समृद्धि के मामले में वे कमजोर और अल्पमत में थे। देखो संख्या तो ज्यादा है, उनकी संख्या ज्यादा है, डचों की संख्या ज्यादा है, लेकिन धन बल की दृष्टि से वो कमजोर थे। इस स्थिति की तुलना में एक और देश, अब देखो ये तो थी अपन ने बेल्जियम की स्थिति की, कि बेल्जियम में क्या थे, बेल्जियम सबसे ज्यादा कौन है, डच है, उसके बाद कौन है, फ्रेंच है, और जर्मन 1% है। ठीक है, ब्रुसेल्स जो बेल्जियम की राजधानी है, वहां पर सबसे ज्यादा कौन है, फ्रेंच है, 80% है। और डच कितने परसेंट है, 20% है। अब देखो, अब दूसरी बात आती है लंका की, श्रीलंका की तुलना मतलब अब एक अन्य देश से की कि बेल्जियम में तो ये स्थिति थी, अब श्रीलंका में क्या था। श्रीलंका आप सबको पता है कि एक द्वीपीय देश है। ये देखो, ये श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, भारत के दक्षिण में स्थित है, पता होगा सबको। तो यहाँ क्या क्या है, देखो यहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा अलग है। यहाँ पे जहां मैं जो चीज लिख रहा हूं वो वही रह रहे हैं, ध्यान रखना। सिंहली जाति के लोग रहते हैं, ये जो पीला कलर दिख रहा है पूरा का पूरा, यहाँ सिंहली जाति के लोग रहते हैं। कौन रहते हैं, सिंहली जाति के, जो श्रीलंका के मूल के हैं, ये पूरा का पूरा एरिया। फिर दूसरा देखो, ये जो एरिया है, ये यहाँ पर तमिल रहते हैं, यहाँ कौन रहते हैं, तमिल। और ये जो काला जो गहरा दिख रहा है, यहाँ पर भी कौन रहते हैं, तमिल रहते हैं। और ये बीच में एक स्पॉट और है, यहाँ पर भी कौन रहते हैं, तमिल रहते हैं। तो ये तमिल को मैंने तीनों को अलग अलग क्यों बताया, वहाँ तमिल दो प्रकार के तमिल रहते हैं। एक तो भारतीय तमिल, जो तमिलनाडु से वहाँ गए थे, कभी ब्रिटिश काल में, उपनिवेश काल में वहाँ पर मजदूरी करने, काम करने के लिए, बागानों में काम करने के लिए वहाँ गए थे और वहीं रह गए, तो वो भारतीय तमिल कहलाए। और एक तमिल वो है जो वहाँ के श्रीलंका के निवासी। और बाकी जो स्पॉट दिख रहे हैं बीच में, ये वाले स्पॉट, इसमें रहते हैं
मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। इनमें कौन रहते हैं? मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। तो ज्यादा संख्या किसकी है? सिंहलियों की है, सिंहलीय की। अब बेल्जियम का देखो स्ट्रक्चर में थोड़ा पहला बता देता हूं। बेल्जियम ने बिल्कुल एकदम संवैधानिक तरीका अपनाया और सबको सत्ता में भागीदारी दी, सबको सत्ता में भागीदारी। इसके विपरीत श्रीलंका ने क्या किया? सबको सत्ता में भागीदारी नहीं दी। 1948 में जब श्रीलंका आजाद हुआ, आजाद होते उसने सिंहली भाषा है उसको राजधर्म घोषित कर दिया, बौद्ध धर्म राजभाषा घोषित कर दिया और बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया। सिंहलियों को ही प्रशासन में, राजनीति में भागीदारी बढ़ाई, उनको नौकरियों में आरक्षण दे दिया गया, दूसरों को वरीयता नहीं दी गई। तब दूसरे इस बात को लेकर के भड़क गए और आज भी वहां पर ये समस्या है, वहां पर जातीय संघर्ष होता रहता है। अगर आप अखबार पढ़ते हो तो इस घटनाएं आपको नियमित रूप से दिख जाएगी। अब देखो अब क्या हो, देखो अब श्रीलंका में क्या है, तमिलनाडु के दक्षिण में स्थित है और इसके कुछ किलोमीटर दूर पर स्थित है, यानी तमिलनाडु के जस्ट दक्षिण में ये श्रीलंका स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के बराबर है। तो देखो इसकी आबादी हरियाणा के बराबर है। बेल्जियम की आबादी हरियाणा से आधी थी। समस्या दोनों की एक ही है, हल करने का तरीका दोनों का अलग अलग है। दक्षिणी एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में कई जातीय समूह के लोग हैं। मैंने बताया इसमें सिंहली है, भारतीय तमिल है, श्रीलंकाई तमिल है, मुस्लिम है और कुछ और भी होंगे बिखरे हुए छोटे कुछ बहुत ही अल्पसंख्यक रूप में। तो सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंहलियों के, सिंहली यानी श्रीलंकाइयों का है, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी है, सिंहली है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या का 75% है। कितना परसेंट है? 75% आबादी सिंहलियों की है, यानी श्रीलंका के जो मूल लोग हैं उनकी है। फिर तमिलों का नंबर आता है, जिनकी कुल आबादी 18% है। तमिल में दोनों आ जाएंगे, तमिल में दोनों आ जाएंगे, श्रीलंकाई तमिल और भारतीय तमिल। तमिलों में भी 2 समूह है, मैंने बताया तमिलों में भी दो प्रकार के तमिल है। श्रीलंकाई मूल के तमिल ये 13% है और हिंदुस्तानी तमिल जो औपनिवेशिक शासन काल में बागानों में काम करने के लिए भारत से गए उन लोगों की संतान है। यानी वहाँ तमिल 2 प्रकार के, एक वो वहाँ के मूल तमिल और एक भारतीय तमिल जो औपनिवेशिक काल में बागानों में काम करने के लिए गए थे। मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद है। यानी मैं नक्शा बताया था, फिर बताऊंगा मैं नक्शा। यानी जो तमिल है वो देखो बीच में, मैंने अगर ध्यान में हो नक्शा आपका, तो बीच बीच में पूरा बॉर्डर, पूर्वी तट को छोड़ दो तो वहां पर कौन रहते हैं? तमिल रहते हैं। जो पीला वाला हिस्सा बताया था वो मैंने बताया था, उसमें कौन रहते हैं? सिंहली रहते हैं। बीच बीच में स्पॉट है, वहां पे कौन रह रहे हैं? मुस्लिम रह रहे हैं। बीच में कुछ डार्क स्पॉट बताए थे लाल, वहां पर कौन रह रहे हैं? वहां पर भी तमिल ही रह रहे हैं। लेकिन तमिल 2 प्रकार के, बीच वाले तमिल हैं वो सारे के सारे श्रीलंकाई मूल के तमिल है और आसपास किनारे पर हैं वो भारतीय मूल के तमिल हैं, तमिलनाडु के तमिल है। अधिकतर तमिल सिंहली भाषा के लोग हैं, जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान हैं। देखो अधिकतर जो सिंहली भाषा के लोग हैं, जो सिंहली भाषा बोलते हैं, वो अधिकांश बौद्ध धर्म के अनुयायी, मैंने पहले ही बताया था कि वहां के बौद्ध धर्म के अनुयायी वहां पर ज्यादा है। तो अधिकांश कौन है? बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। जबकि जो तमिल भाषी यानी सिंहली भाषा की जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे किसको मानते हैं? बौद्ध धर्म को मानते हैं। जबकि जो तमिल भाषा के लोग हैं वो कुछ हिंदू हैं और कुछ मुस्लिम हैं। तमिल भाषा बोलने वाले हिंदू हैं और मुस्लिम हैं, जबकि सिंहली भाषा बोलने वाले अधिकांश क्या है? बौद्ध धर्म के अनुयायी। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है। ईसाई भी हैं, वो 7% है और वे सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। यानी जो सिंहली हैं वो
बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। तमिल भाषी लोग हैं वो हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी हैं दोनों। कुछ तमिल बोलते हैं, कुछ तमिल बोलते हैं दोनों, और कुछ हिंदू धर्म के हैं, कुछ ईसाई मुस्लिम धर्म के हैं और इस्लाम के हैं, और कुछ हैं अब ईसाई हैं। ईसाई है वो कितने परसेंट है? 7% है। और वो सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। सिंहली भी बोलते हैं और तमिल, जैसे भारत में हिंदी भाषा है वैसे ही वहां पर सिंहली भाषा है। ऐसी स्थिति में क्या हो सकता था, यानी बहुत ज्यादा अंतर है वहां पर श्रीलंका का। क्या हो सकता था? बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते थे। क्यों? क्योंकि संख्या किसकी ज्यादा थी। अगर अपन लोकतांत्रिक तरीके से उनकी सत्ता की भागीदारी को न अपनाएं, लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता में भागीदारी को न अपनाएं और जो चल रहा है उसको चलने दे, सिस्टमेटिक बिल्कुल तरीके से अब उसको वहां पर सत्ता स्थापित न करे, तो क्या होगा? डच कितने थे? डच कितने परसेंट है? 59%। फ्रेंच कितने हैं? 40% है। तो बहुमत किसका हो गया? 59% वालों का बहुमत हो गया। तो ये इनके ऊपर अपना प्रभाव जमा सकते थे। जर्मन कितने हैं? 1% है। तो फिर ये जो डच हैं, डच कितने परसेंट है? डच कितने? 59% है। फ्रेंच कितने? 40%। और जर्मन कितने? 1% है। तो ये जो डच हैं वो इनके ऊपर प्रभाव जमा सकते थे। अब जब उनके ऊपर जो बहुसंख्यक हैं तो प्रभाव जमाएंगे, तो अब क्या होगा? उनके बीच में संघर्ष होगा, लड़ाई और बढ़ जाती। संभव था कि इससे दो देश बढ़ जाते, दो जन बन जाते, एक जर्मन भाषी हो जाता और एक फ्रेंच भाषी हो जाता और एक डच भाषी हो जाता, दो भागों में बढ़ जाते। और ब्रुसेल्स पर दोनों पक्ष अपना दावा ठोकते, क्योंकि ब्रुसेल्स में किसकी संख्या ज्यादा है? फ्रेंच की ज्यादा है। 80% फ्रेंच है और 20% कौन है? डच है। तो दोनों वहां पर दावा करते कि राजधानी है दोनों की। श्रीलंका में सिंहली आबादी का बहुमत है। सिंहली आबादी कितनी है? 75% है। सिंहली आबादी 25% है और ज्यादा था, और वे लोग मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते थे, यानी ये दादागिरी हो सकती थी बहुसंख्यकों की। तो इसी समस्या को हल करने के लिए दोनों देशों ने अपने अपने संविधान के अनुसार, अपने अपने सिस्टम के अनुसार परिवर्तन किया। अब देखो श्रीलंका में क्या हुआ, श्रीलंका में गड़बड़ क्यों हुई और बेल्जियम में गड़बड़ क्यों नहीं है, उसको देखते हैं अपन। श्रीलंका 1948 में आजाद हुआ। श्रीलंका 1948 में आजाद हुआ। वहां पर सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी, क्योंकि सिंहली समुदाय के जो नेता थे उन्होंने देखा कि हम सिंहली ज्यादा हैं, तो उन्होंने अपना प्रभाव जमाना स्थापित कर दिया, प्रारंभ कर दिया। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने, यानी देखो सरकार कैसी है? लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित है। उस सरकार को सबने चुना है, लेकिन वो अब काम किसके लिए कर रही है? केवल सिंहलियों के लिए काम करेगी। इस बात को लेकर के दोनों में, सिंहली और तमिलों में विवाद उत्पन्न हो गया। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परिस्थिति के तहत कई कदम उठाए। यानी जो जैसे आजाद हुआ, आजाद होते ही वहां चुनाव हुए, चुनाव होते ही सिंहली, क्योंकि सिंहलों की संख्या 75% है, 75% है, तो सिंहली सरकार का गठन हुआ। अब सिंहली सरकार का गठन होते ही उन्होंने अपने सिंहलियों के लिए ही, सिंहलों की भलाई के लिए ही काम करना शुरू किया। तो अब देखो क्या क्या करती है, क्या क्या कर रही है। देखो 1956 में एक कानून बनाया जिसके तहत तमिलों को दरकिनार करते हुए सिंहली को राजभाषा घोषित कर दिया। सीधी सी बात है, 1956 में एक कानून बनाया और कह दिया कि जो सिंहली भाषा है वो श्रीलंका की राजभाषा होगी। ठीक है। अब देखो तमिल कहाँ रह रहे हैं, अभी आपने देखा था। देखो ये जो पट्टी है पूरी, ये पूर्वी और उत्तर और पूर्वी का जो तटीय क्षेत्र है वो तमिलों का क्षेत्र है। इसको इलम क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलम क्षेत्र भी कहते हैं।
विश्वविद्यालय, देखो पहले तो क्या किया, सिंहली को राजभाषा घोषित कर दिया। विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति चली। विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में किसको वरीयता दे दी कि हम सिंहलियों की भर्ती करेंगे। एक संविधान में प्रावधान किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। किसको? बौद्ध धर्म को बढ़ावा देगी और उसको संरक्षण देगी। यहाँ 3 काम किए। पहले तो राजभाषा घोषित किया सिंहलियों को, और सरकारी नौकरियों में विश्वविद्यालय में प्रवेश में सिंहलियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, उनको आरक्षण दे दिया गया, प्राथमिकता उन्हीं को दी गई। फिर उन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया। यहां से गड़बड़ शुरू हो जाएगी। जैसे ये काम करेंगे एक एक करके, फिर क्या किया? एक एक करके सरकारी फैसलों ने श्रीलंका के तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर बेगानापन बढ़ाया। अब जैसे ही उन्होंने राजभाषा घोषित कर दिया सिंहलियों को उन्होंने क्या किया? सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दे दी है, बौद्ध धर्म मत को या बौद्ध धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया, उसको संरक्षण दिया। इससे तमिलों को बुरा लगा कि यार सारे तुम सिंहलियों के लिए कर रहे हो, हमारे लिए भी करो, हम भी 18% है यहाँ पर, हमारे लिए क्यों नहीं कर रहे हो? उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों के नेतृत्व वाली सरकार, सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है, यानी हमारी भाषा संस्कृति को महत्व नहीं दे रही है। कौन सोच रहे हैं ऐसे? तमिल सोच रहे हैं कि हमारे बारे में कोई सोचता ही नहीं है। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही है, यानी संविधान और सरकार की नीतियां, संविधान के द्वारा और सरकार की नीतियां बनाकर हमें समान अधिकारों, अपने अधिकारों से वंचित कर रही है। ये यहां से श्रीलंका में विवाद खड़ा हो गया। नौकरियों और फायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा था। किसके साथ? तमिलों के साथ। उनके हितों की अनदेखी, यानी उनकी देखभाल नहीं हो रही थी। परिणाम ये हुआ कि तमिल और सिंहली समुदायों के संबंध बिगड़ते गए, दोनों के बीच में संबंध बिगड़ गए। श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई। अब क्या हुआ देखो, अब तमिल सारे इकट्ठे नामबद्ध होने लगे, इकट्ठे होने लगे और उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्ता देने के लिए, यानी जहां जहां तमिल रह रहे हैं, किनारे किनारे उत्तर और पूर्वी तटीय क्षेत्र में जहां तमिल रह रहे हैं, उसको हमें स्वायत्ता दी जाए और हमारी भाषा को राजभाषा बनाया जाए। शिक्षा और रोजगार में हमें उतने ही अधिकार मिले जितने सिंहलियों को हैं। इस बात को लेकर के उन्होंने अपनी मांगे शुरू कर दी और संघर्ष शुरू कर दिया। किसने? तमिलों ने। कब किया? जब सिंहलियों के लिए बहुत ज्यादा, सिंहली को राजभाषा घोषित कर दिया, उनको सरकारी नौकरियों में, विश्वविद्यालय में प्रथम वरीयता दी गई, बौद्ध धर्म को वरीयता दी गई, और प्रशासन में जहां पर भी हैं उनके अधिकार उनको ज्यादा दिए गए। इस बात को लेकर के तमिल हैं वो नाराज हो गए। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाके की स्वायत्ता की उनकी मांगों को लगातार तमिलों ने कहा कि भाई जो हम जहां रह रहे हैं उसको स्वायत्ता दो, क्योंकि तुम हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रहे हो। स्वायत्ता का मतलब है इस क्षेत्र का शासन प्रशासन हम खुद चलाएंगे। स्वायत्ता की मांग की, लेकिन श्रीलंका की जो सिंहली सरकार थी, सिंहली बाहुली वाली सरकार थी, उसने सुना ही नहीं उनके बारे में। 1980 के दशक में, यानी 1970 से लेकर 80 के बीच में उत्तर पूर्व लंका में स्वतंत्र तमिल ईलम बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। यानी ईलम का मतलब सरकार होता है, तमिल ईलम प्रांत होता है, यानी तमिल ईलम स्वतंत्र। अगर नाम सुना हो आपने तो एक संगठन बना था LTTE श्रीलंका में। इसीलिए ये क्या क्या देखो, राजनीतिक संगठन बने, तब ये संगठन बनाए लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। ये एक संगठन बना, ये संगठन ही तमिलों के हितों के लिए काम करने लगा। लंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने टकराव का रूप ले लिया। किसके बीच? तमिलों के बीच और सिंहलियों के बीच। और ये टकराव गृह युद्ध में परिणित हो गया और आपस में वो भिड़ गए।
परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे जा चुके हैं। अनेक परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए हैं। इससे भी कई गुना ज्यादा लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई है। तो ये समस्या क्या थी? श्रीलंका में थी। बेल्जियम में ऐसी समस्या नहीं थी। बेल्जियम में ऐसा विवाद हुआ ही नहीं। विवाद खड़ा हो से पहले ही बेल्जियम ने अपनी समस्या को हल कर दिया, संविधान में संशोधन कर दिया। अब देखो बेल्जियम की समझदारी, ये अपन अब अगली क्लास में करेंगे। तो आज अपन ने क्या किया, दोनों का स्ट्रक्चर पढ़ा कि बेल्जियम में क्या है, जातीय भाषाई संरचना क्या थी और श्रीलंका में क्या थी, श्रीलंका में कैसे समस्या पैदा हुई और वो समस्या आज दिन तक बनी हुई है। उस समस्या को हल नहीं किया गया। और बेल्जियम में वो समस्या जैसे ही दिखा कि ये समस्या हो सकती है तो उन्होंने उस समस्या को हल कर दिया संविधान में संशोधन करके। तो अब आगे अपन पढ़ेंगे कि बेल्जियम ने कैसे कैसे अपनी समस्या को हल किया।